हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम डॉक्टर मृणु। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोग्लाइसेमिया। और ये जो है एक इमरजेंसी मेडिसिन का टॉपिक है, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन होता है कभी कभी, तो इसको कैसे मैनेज करना होता है वही हम देखेंगे इस वीडियो में। अच्छा, हाइपोग्लाइसेमिया, इसका मीनिंग क्या होता है? ग्लाइसेमिया मतलब तो इसमें क्या क्या, हाइपो एक वर्ड है, एक होता है हाइपो, दूसरा है ग्लाइसेमिया। यहाँ पे एमिया मतलब रिलेटेड टू ब्लड, ग्लाई मतलब ग्लूकोज रिलेटेड, और हाइपो मतलब डिक्रीज। तो हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब हुआ डिक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड। ओके, कितना कम होता है हमारा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज रेंज? कितना होता है? वो होता है 70 to 110। ये है फास्टिंग, और यूनिट होता है mg पर dl। तो ये ब्लड ग्लूकोज लेस देन 70 mg पर dl, जो कि हाइपोग्लाइसेमिया का रेंज है। तो यहाँ पे क्या क्या सिम्टम आ सकता है? तो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है, या फिर टैकी मतलब इंक्रीज्ड हार्ट बीट। ठीक है, दूसरा हो सकता है ट्रेमोर, तीसरा स्वेटिंग, और चौथा होता है हंगर। मतलब ये कुछ क्लिनिकल साइंस एंड प्रेजेंटेशन होता है कि जिससे एक पेशेंट एज अ हाइपोग्लाइसेमिया वो प्रेजेंट कर सकता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम है। ये सिम्टम इसलिए है क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब होता क्या है कि अगर ब्लड ग्लूकोज 70 से अगर कम हो जाता है, तब हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो फायर अप होके इसको इंक्रीज करने की कोशिश करता है, इंक्रीज करके उसे नॉर्मल रेंज पे ले आता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज करना। इसीलिए सिंपैथेटिक सिस्टम अगर एक्टिव होता है तो उसके जो साइन एंड सिम्टम है वो भी दिखेगा, जैसे स्वेटिंग होता है, हंगर हो सकता है, ट्रेमर हो सकता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है, या फिर वो हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर भी हो सकता है, और ये सारे के सारे सिम्टम इसीलिए हो रहा है क्योंकि ब्लड ग्लूकोज कम है। इसीलिए हमका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है, ग्लूकोज को बढ़ा दो, मतलब शुगर इंटेक करो। शुगर इंटेक करने से ये सारे के सारे सिम्टम नॉर्मलाइज हो सकता है। और सीवियर कंडीशन में, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेस देन 45 mg पर dl विथ सिम्टम, वहाँ पे मतलब सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया में सबसे ज्यादा अफेक्टेड पार्ट जो होता है हमारा बॉडी का, वो होता है ब्रेन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल ऑन ग्लूकोज फॉर एनर्जी। ब्लड ग्लूकोज ये ब्रेन के लिए ओनली एनर्जी फील होता है, लेकिन कीटोन बॉडीज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम 20% अमाउंट में होता है, लेकिन 80% ऑफ सोर्स होता है ब्लड ग्लूकोज से। इसके लिए क्या हो सकता है, एनोक्सिक ब्रेन इंजरी हो सकता है अगर ग्लूकोज बहुत सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया हुआ तो, एनोक्सिक ब्रेन इंजरी, कोमा एंड डेथ, ये 3 हो सकता है। जो हाइपोग्लाइसेमिया है मेनली 2 टाइप के पेशेंट में हो सकता है, मतलब एक तो हो सकता है डायबिटिक्स में, और एक होता है नॉन डायबिटिक। डायबिटिक्स का हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट कुछ और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेन टॉपिक है हमारा, अगर वो पेशेंट नॉन डायबिटिक है तो उसमें हम कैसे हाइपोग्लाइसेमिया मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप में पेशेंट प्रेजेंट हो सकता है। एक तो पेशेंट में भी कॉन्शियस, वेल ओरिएंटेड और कैन स्वेलो। दूसरा होता है कॉन्शियस तो है लेकिन वो अनकोऑपरेटिव है। तीसरा हो सकता है पूरा एकदम अनकॉन्शियस हो गया। क्योंकि 3 टाइप के पेशेंट में जो मैनेजमेंट है डिफरेंट टाइप्स के होता है क्योंकि वो खा पी सकता है, उसे हम ग्लूकोज दे देते हैं। ग्लूकोज मतलब लाइक बहुत फास्ट एब्जॉर्बिंग ग्लूकोज देते हैं। उनमें सबसे अच्छा होता है ऑरेंज जूस दे दो, लिक्विड ऑरेंज जूस 200 ml, मतलब एक्चुअली देना होता है 15 to 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, क्विक एक्टिंग, क्विक एब्जॉर्बिंग। तो उसके बाद 15 मिनट्स के बाद 10 to 15 मिनट्स बाद हम लोगों को फिर से ब्लड ग्लूकोज चेक करना होता है कि नॉर्मल हुआ कि नहीं। अगर नॉर्मल नहीं होता है तो ये प्रोसेस को 3 बार रिपीट किया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, सेकेंड पेशेंट जो है हमारा वो है कॉन्शियस लेकिन अनकोऑपरेटिव है, तो यहाँ पे हम ग्लूकोज जेल दे देते हैं टीथ और गाम के बीच में। ओके, तो तीसरा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेशेंट अगर अनकॉन्शियस हुआ तो क्या होता है, क्योंकि ये अनकॉन्शियस है इसे हम ओरली नहीं दे सकते क्योंकि देयर इज अ चांस ऑफ एस्पिरेशन। ओरली देते हैं तो एस्पिरेशन हो सकता है, तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं, आईवी रूट में देते हैं। तो एक पेरिफेरल आईवी लाइन एस्टेब्लिश करना होगा। वहाँ पे हम आईवी में क्या देंगे, आईवी रूट में ग्लूकोज देंगे। आईवी ग्लूकोज मतलब उसका जो फॉर्म होता है हमारा यहाँ पे होता है 10D या फिर 25D होता है, मतलब जो उसका बॉटल 10D 25D का बॉटल होता है। 10D में 10% ग्लूकोज रहता है, 10% ग्लूकोज, वो 10D देंगे 200 ml फॉर 15 मिनट्स, 25D भी
दे सकते हैं। तो और दूसरा क्या, इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं, ग्लूकोज के मतलब बॉडी एक्चुअली हमको क्या करना है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है। एक तो हो सकता है बाहर से ग्लूकोज दे, या फिर अंदर से ग्लूकोज डिग्रेड होकर के, जिसमें हमारे बॉडी में जितने सारे ग्लूकोज का स्टोर है वो डिग्रेड होकर के ऐसा ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाए। तो वो एक होता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या होता है, देखो ग्लूकागॉन एक ऐसा हार्मोन होता है, अगर हम बाहर से ग्लूकागॉन आईवी नहीं सॉरी ग्लूकागॉन दिया जाता है IM रूट में 1 मिलीग्राम देना होता है, ठीक है। ग्लूकागॉन देने से क्या होता है, देखो ये एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, इंक्रीज्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंक्रीज्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये दोनों का नाम मतलब ये प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नियो मतलब न्यू, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। तो मतलब न्यू ग्लूकोज सिंथेसिस कहाँ से करेगा, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस। जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लाइक अमीनो एसिड्स, वहाँ से ग्लूकोज सिंथेसिस हो सकता है थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये काम करता है ग्लूकागॉन। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजेन को लाइसिस करता है, मतलब ग्लाइकोजेन को डिग्रेड करके उससे क्या निकलेगा, ग्लूकोज निकलेगा। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस और नियोग्लूकोजेनेसिस इस दोनों प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है ग्लूकागॉन। तो इसको अगर हम बाहर से देते हैं तो ये दोनों प्रोसेस मतलब एक्सेलरेट होकर के ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज हो सकता है। लेकिन ये जो प्रोसीजर है, ये जो सेकेंड जो ऑप्शन है ग्लूकागॉन को IM रूट में देना बाहर से, ये वाला हम मेलनरिश पेशेंट पे नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल बात है, मेलनरिश्ड पेशेंट पे ग्लूकोज का जो स्टोर है वो रहेगा ही नहीं। अगर नहीं रहेगा तो ये देने से क्या फायदा। ये क्या कर रहा है, बॉडी में जो स्टोर्ड जो सब्सटेंसेस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब बॉडी में जो स्टोर्ड मसल टिश्यू है, स्टोर्ड प्रोटीन है, वहां से ये प्रोड्यूस कर रहा है ग्लूकोज। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब स्टोर्ड ग्लाइकोजन को डिग्रेड करके ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर वो मेलनरिश्ड है, उसमें तो ऐसे ही ग्लाइकोजन स्टोर नहीं रहेगा और मसल स्टोर भी मतलब बहुत कम होगा, वो मसल वाला पार्ट, उसे हम डिग्रेड करके उसे हालत तो और खराब हो जाएगा ना। तो इसे हम नहीं देंगे, तो उस पे सिर्फ IV ग्लूकोज देंगे एज 10D या फिर 25D के फॉर्म में। अभी ये हाइपोग्लाइसेमिया का कॉजेस देख लेते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होना। इसका जो कॉज है ये जानने से पहले हमको ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन हमारे बॉडी में कैसे होता है उसको थोड़ा एक ब्रीफ एक समरी दे देते हैं। तो होता क्या है, देखो जो हमारे एक ऑर्गन होता है पेनक्रियास, वहाँ पे एक सेल होता है, उसके टेल पार्ट में देखो, इसका टेल पार्ट है, ये हेड एंड है, ये टेल एंड है। टेल एंड के तरफ एक टाइप के सेल होता है, क्लस्टर्ड ऑफ सेल्स। वो क्या होता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स। सेल तो उसका नाम है बीटा सेल, लेकिन वो आइलेट्स में रहते हैं, उसे हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के जो बीटा सेल है, वहां से प्रोड्यूस होता है इंसुलिन। अब इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस होता है, देखो ये सेल को एज ए सिंगल सेल मान लेते हैं। यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं, एक टाइप का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं GLUT2। ये GLUT2 मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इसका जो मॉडल नंबर है मतलब वेरिएंट है वो टाइप 2 है। ये 7 टाइप के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, तुमने से सेकंड वेरिएंट है ये रहता है बीटा सेल में। इसका काम क्या है, ग्लूकोज को अंदर ले आना बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, अगेंस्ट नहीं होता है। इसका काम है अंदर ग्लूकोज ले आना। ये आने के बाद यहाँ पे जितना ज़्यादा ग्लूकोज आएगा उतना ज़्यादा यहाँ पे इंसुलिन सिंथेसिस होगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म में होता है यहाँ पे, वो बाद में जाएंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जानना है जितना ज़्यादा ग्लूकोज अंदर आएगा उतना ज़्यादा इंसुलिन सिंथेसिस होगा। अब क्योंकि ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आता है, देखो अब ये जो ट्रांसपोर्टर है कब अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 70 mg/dl हुआ तो अंदर तो ब्लड है, मतलब सॉरी बाहर तो ब्लड है, ब्लड से ही ग्लूकोज अंदर आएगा। यहाँ पे अगर 70 mg/dl से ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तभी ग्लूकोज इसके अंदर आ सकता है, ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है। मतलब अगर मान लो ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 है और 190 है, ये दोनों केस में कौन से केस में ज़्यादा ग्लूकोज अंदर आएगा, 190 में, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है, ज़्यादा बाहर कंसंट्रेशन है, तो ज़्यादा ग्लूकोज अंदर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा ग्लूकोज कंसंट्रेशन बाहर, जितना ज़्यादा ग्लूकोज कंसंट्रेशन होगा
उतना ज़्यादा अंदर ग्लूकोज आएगा, उतना ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट होगा। अब ये इंसुलिन क्या करता है, इसका टारगेट ऑर्गन होता है मसल होता है। यहाँ पे क्या करता है, ये हमारे मसल सेल मेम्ब्रेन पे ग्लूट4 ये सारे के सारे ग्लूट4 है, ग्लूट4 नाम के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को एक्सप्रेस करवाता है। इसीलिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 को बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बोला जाता है ग्लूट4 को। और ग्लूट2 क्या है, देखो ग्लूट2 तो इंसुलिन डिपेंडेंट अगर होगा तो ये कभी भी ट्रांसपोर्ट करेगा ही नहीं, इसलिए ग्लूट2 जो है इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, इसको एक्सप्रेस काम करने के लिए इंसुलिन का ज़रूरत नहीं होता है। ये इसीलिए ये इंसुलिन को सिक्रेशन में हेल्प करता है। तो ग्लूट4 एक्सप्रेस करता है और ये क्या करता है, ब्लड से ग्लूकोज को मसल में अंदर ले आता है। तो ऐसे ब्लड का जो ग्लूकोज जो है डिक्रीज होकर के इसका रेगुलेशन होता है। लेकिन वो कितने तक होता है, अगर 70 mg तक आ जाता है तो कोई इंसुलिन सिंथेसिस नहीं होता है। क्यों, 70 mg से अगर कम हो जाता है तो ग्लूकोज अंदर नहीं आएगा, अगर अंदर नहीं आएगा तो इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगा, तो उसका मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज ब्लड से अंदर कोई भी सेल में नहीं जाएगा। अब होता क्या है देखो, तो मेन हार्मोन क्योंकि इंसुलिन है, अब होता क्या है देखो, ये इंसुलिन के सिक्रेशन में एक कैच है। ये जब ये सेल से बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होता है तो ये अकेला सीक्रेट नहीं होता है, इसके साथ सीक्रेट होता है सी पेप्टाइड। और कितना सीक्रेट होता है, 1:1 रेशियो में, मतलब एक इंसुलिन सीक्रेट होगा तो एक सी पेप्टाइड भी सीक्रेट होगा। लेकिन जो इंसुलिन हम डायबिटिक पेशेंट पे यूज़ करते हैं ना, बाहर से एडमिनिस्टर करते हैं एज ए इंजेक्शन, इंसुलिन इंजेक्शन में कोई सी पेप्टाइड नहीं होता है। इंजेक्शन जो इंसुलिन है वहाँ पे कोई भी सी पेप्टाइड नहीं होता है, तो इसके वजह से क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ इंसुलिन होता है। अब देखो, इसीलिए अगर हम जब कॉज देखेंगे यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिया में, सबसे पहले क्या देखना होता है, सी पेप्टाइड लेवल अगर इंक्रीज होता है, अगर हमें ब्लड में सी पेप्टाइड लेवल को इंक्रीज मिला तो इसका मतलब क्या है, एंडोजिनस इंसुलिन भी इंक्रीज्ड है। अगर सी पेप्टाइड लेवल गिर जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड में अगर सी पेप्टाइड लेवल मेजर किया उसका लेवल कम है, मतलब इंडोजिनसली इंसुलिन सिंथेसिस कम हो रहा है, लेकिन फिर भी ब्लड में इंसुलिन लेवल ज़्यादा है और सी पेप्टाइड लेवल कम है, तो इसका मतलब है एक्सोजिनस इंसुलिन बाहर से एडमिनिस्टर किया गया है अलग। अब देखो, एंडोजिनस जो इंसुलिन है इसका इंक्रीज होने का और भी कुछ रीज़न हो सकता है। कुछ रीज़न का एक होता है इंसुलिनोमा, मतलब एक ट्यूमर होता है ऑफ पैनक्रियास, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट होता है, प्रोड्यूस होता है। एक पैनक्रियाटिक ट्यूमर होता है जो कि होता है इंसुलिनोमा, वहाँ पे हो सकता है, वो एक कॉज हो सकता है। दूसरा क्या होता है, अगर पेशेंट कोई इंसुलिन सीक्रेटिंग ड्रग्स लेता है बाहर से, लाइक सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप ऑफ ड्रग, अगर मान लेते हैं पेशेंट साइको है, मतलब साइकियाट्रिक पेशेंट है, तो वो उसे पता नहीं क्या ड्रग ले रहा है, उसे पता नहीं कौन सा ड्रग ले रहा है, तो अगर गलती से वो सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप ऑफ ड्रग लेता है जो कि होता है क्या, इंसुलिन को सिक्रेशन में ज़्यादा करता है, इंसुलिन का लेवल सीक्रेट करेगा, एंडोजिनस इंसुलिन लेवल सिंथेसिस ज़्यादा होगा, तब हो सकता है ये सिचुएशन। और एक सिचुएशन क्या हो सकता है, देखो ये तो देख लिया। और एक होता है अगर वो क्रॉनिक एल्कोहलिक है, कोई पेशेंट अगर क्रॉनिक एल्कोहलिक, वहाँ पे अगर क्रॉनिक एल्कोहलिक है तो क्या हो सकता है, वहाँ पे देखो वो सिर्फ पिए ही जा रहा है। अब उसका जो अंदर का मतलब स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन है या फिर मसल है, वो सब कुछ ऐसा वो डिप्लीट हो गया, क्योंकि उसके ग्लूकोज को सप्लाई करने के लिए वो स्टोर सब खत्म हो गया, फिर भी वो पिए जा रहा है, वो सिर्फ पिए जा रहा है और उसे लग रहा है कि वो पी जा रहा है, ठीक है, उसे चाहिए नहीं बाहर से कुछ, तब हाइपोग्लाइसेमिया का अटैक आ सकता है। और मोस्ट कॉमनली ऐसे ही होता है, क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट में ही हाइपोग्लाइसेमिया ज़्यादा होता है। तो क्योंकि क्रॉनिक एल्कोहलिक में एक स्टोर्ड ग्लाइकोजन बहुत कम होता है, मतलब नहीं होता है, और स्टोर्ड कोई सब्सटेंस, मतलब वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए फास्टिंग स्टेज में है, एक्चुअली सिर्फ पिए जा रहा है, वो अल्कोहल पिए जा रहा है, सिर्फ उसके ही थ्रू वो मतलब एनर्जी तो नहीं होता है, बस वो अल्कोहलिक है समझ लो। तो इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो सकता है, और वहाँ पे हम आईवी ग्लूकागॉन से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। एक तो पेशेंट हो गया क्रॉनिक एल्कोहलिक का, है ना, आईवी ग्लूकागॉन कहाँ पे नहीं दे सकते, जहाँ पे स्टोर्ड क्रॉनिक मेलनरिश्ड पेशेंट हो। तो एक्चुअली जो हमारा जो हाइपोग्लाइसेमिया का जो एक्चुअली जो केसेस और प्रेजेंटेशन है कुछ ऐसा ही होता है, और ट्रीटमेंट भी कुछ ऐसे सिंपल बेसिक फॉर्म में होता है। हम आईवी ग्लूकोज दे देते हैं, अगर हम वो उसे अनकॉन्शियस मिलते हैं और अगर वो स्टेबल है, मतलब खा पी सकता है, तब हम उसे ओरली दे सकते हैं, लाइक ये जूस दे सकते हैं, ऑरेंज जूस लाइक वगैरह, या फिर ग्लूकोज दे सकते हैं, ओरल जो ग्लूकोज फास्ट एब्जॉर्बिंग जो हो सकता है उसको दे सकते हैं, ठीक है।
तो हाइपोग्लाइसेमिया का केस में कुछ ऐसे एक मैनेजमेंट होता है, एक हमारा प्रोसीजर, मतलब हम ऐसे मैनेज करते हैं इमरजेंसी में। तो इस वीडियो में इतना ही था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।